5 दिन बीत जाते हैं। काव्या का हमेशा एक ही काम होता। वह गार्डन में जाकर अपने गम को भुलाने की कोशिश करती। खुशी से प्रियांश और सेवा के साथ वक्त बिताती। तीनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे और रात को आदित्य को याद करते हुए अपने दर्द को बाहर निकालती। आज जब काव्या गार्डन में पहुंचती है तो देखती है शिवा प्रियांश के साथ एक बेंच पर बैठा हुआ था। काव्या दोनों के पास जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, कहीं हमें आने में ज़्यादा लेट तो नहीं हो गई। जहाँ प्रियांश काव्या को देखते ही खुश हो जाता है, वहीं शिवा का मुंह तो छोटा सा बना हुआ था, जैसे वो किसी बात पर बहुत परेशान हो। काव्या शिवा की परेशानी को समझते हुए प्रियांश और शिवा के बीच बैठ जाती है और प्रियांश को आंखों से इशारे से पूछने की कोशिश करती है कि शिवा इतना दुख में क्यों है। तो प्रियांश भी थोड़ा परेशान होकर कहता है, मैं तो इन्हें कब से पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है। इनका कहना है जब तक मेरी दोस्त नहीं आ जाती हम कुछ नहीं बताएंगे। अब आप भी पूछिए। काव्या शिवा की तरफ देखकर प्यार से पूछती है, क्या हुआ मेरी प्यारे दोस्त को, इतनी उदास क्यों है। शिवा काव्या को देखकर बहुत उदासी से कहता है, कल हम वापस हॉस्टल जा रहे हैं। यह सुनते ही काव्या और प्रियांश दोनों उदास हो जाते हैं। फिर भी काव्या थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर जब आप वापस आएंगे तो हम बहुत सारी मस्ती करेंगे। हाँ, और हम बहुत सारे आइसक्रीम, गोलगप्पे और आपके फेवरेट चाट भी खाएंगे। प्रियांश भी काव्या का साथ देते हुए कहता है। दोनों की बात सुनते ही शिवा की आंखों में चमक आ जाती है। यह देखकर काव्या और प्रियांश दोनों खुश हो जाते हैं। कुछ देर तक प्रियांश और शिवा के साथ वक्त बिताने के बाद काव्या विला चली जाती है। आज काव्या का मन थोड़ा बेचैन सा हो जाता है। उसने भले ही कह दिया था कि वह शिवा के हॉस्टल जाने से खुश है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वह शिवा से कुछ दिन में ही बहुत अटैच हो गई थी। आज काव्या आदित्य को बिल्कुल भी याद नहीं कर रही थी। वह तो शिवा से दूर जाने की बातों को लेकर उदास हो रही थी। अगले दिन काव्या की आंखें खुलती है। काव्या उदास सा मन लिए उठकर वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद रेडी होकर नीचे चली जाती है। आज काव्या को नीचे जाकर थोड़ा खालीपन सा लगता है, क्योंकि आज हॉल पर अनुराग, रुमानी, रूहानी और रूहान के सिवाय कोई नहीं था। जैसे ही चारों की नज़र काव्या पर पड़ती है, सब उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं और फिर नाश्ते पर बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद सब सोफे पर बैठ जाती है। तभी काव्या पूछती है, और सब कहाँ गए। रूहानी तुरंत जवाब देती है, बड़े पापा और पापा ऑफिस, बड़ी माँ और माँ मॉल और दादी मीटिंग में गई है। इतना बोलते ही सबके बीच शांति छा जाती है। कुछ देर बाद रूमानी चहकते हुए कहती है, क्यों ना हम कोई गेम खेले, वैसे भी बैठे बैठे बस बोर हुए जा रहे हैं। काव्या भी तुरंत सहमति देते हुए कहती है, आइडिया अच्छा है, लेकिन खेलेंगे क्या। कुछ देर तक तो सब सोच में पड़ जाते हैं। फिर रूमानी अचानक से उठकर अपने कमरे में जाती है और एक पर्ची लेकर आती है। अनुराग पर्ची देखते ही समझ जाता है कि रूमानी कौन सी गेम के बारे में सोच रही है। रूमानी सबसे पहले रूहानी के आंखों पर पट्टी बांधती है और फिर सबको ढूंढने के लिए कहती है। रूहानी पहले रूहान को पकड़ लेती है, फिर क्या था, एक एक करके सबकी बारी आती है। आखिर में काव्या को पट्टी से आंखों पर बांधा जाता है। काव्या हर तरफ सभी को ढूंढने की कोशिश करने लगती है। अचानक ही वह किसी को पकड़ लेती है। काव्या उसे हाथों से छूते हुए पता करने की कोशिश करती है कि उसने किसको पकड़ा है। अचानक से ही काव्या का दिल जोरों से धड़कने लगता है, जैसे वह किसी के होने का एहसास दे रही हो। काव्या के हाथ अब अपनी पट्टी की तरफ चली जाती है। वह जैसे ही पट्टी खोलकर सामने वाले को देखती है तो कुछ हैरान और खुशी के भाव देखने लगती है, लेकिन उसके चेहरे पर जाहिर नहीं करती। सामने और कोई नहीं, आदित्य खड़ा था, जो काव्या को कब से देखे जा रहा था। नजरें ऐसे मिली दोनों की जैसे कितने पलों से दोनों इसी का इंतज़ार कर रहे थे। काव्या का आदित्य को इतने करीब से महसूस करना एक हलचल सी पैदा हो गई। जब नज़रों से मन नहीं भरता तो वह एकदम से आदित्य के गले लग जाती है।
जैसे उसे कब से इसी पल का इंतज़ार हो। आदित्य भी कुछ देर में अपने हाथों को बढ़ाकर काव्या के पीठ पर कस लेता है और खुद के बहुत करीब कर लेता है। काव्या आदित्य के करीब महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और जैसे ही वह अपनी आंखें खोलती है तो उसका सपना टूट सा जाता है। काव्या के सामने आदित्य तो था, लेकिन ना ही काव्या ने उसे गले लगाया था और ना ही आदित्य ने। दोनों एक दूसरे के करीब है, लेकिन इतने भी नहीं। वही अनुराग, रुमानी, रूहानी और रूहान तो आदित्य को देखते ही ख्याल से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आदित्य काव्या को एक नज़र देखकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है और काव्या बस उसे देखने लगती है। काव्या से यूं मुंह मोड़कर जाना काव्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह खुद को तसल्ली देते हुए सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर तक बैठने के बाद काव्या भी सीढ़ियों से होकर कमरे में चली जाती है। काव्या कमरे में आकर देखती है तो आदित्य कुछ फाइल्स लेकर बाहर ही जा रहा था। यह देखकर तो काव्या का मन पूरा उदास सा हो जाता है। आदित्य अपने फाइल्स को लेकर काव्या को बिना देखे वहां से चला जाता है। काव्या भी बालकनी की तरफ बढ़ जाती है। आदित्य कार के सामने पहुंचता है तो रॉकी उसके लिए गेट ओपन करता है। आदित्य कार में बैठ जाता है। रॉकी भी कार में बैठता है और चंद पलों में आदित्य की कार वहां से चली जाती है। काव्या बस उसे जाते हुए बालकनी से देख रही थी। आदित्य की मौजूदगी से जितनी काव्या खुश थी, उससे ज़्यादा बुरा उसे आदित्य के बिहेवियर से लगता है। फिर वह कुछ सोचते हुए कमरे में आकर बेड पर बैठ जाती है। आदित्य ऑफिस में बैठा पेंडिंग बड़ा काम करने लगता है कि तभी रॉकी आता है। रॉकी आदित्य के साथ बोलता है, बॉस, आपका इन्फॉर्मेशन निकालने और शादी वाले दिन हमला करवाने वाले का पता चल गया। आदित्य काम करते हुए ही कहता है, कौन है वो? रॉकी जल्दी से जवाब देता है, बॉस, दोनों ही एक ही है, ध्रुव शिवांशी। आदित्य लैपटॉप से अपनी नजरें हटाकर रॉकी को देखता है और इशारे से जाने के लिए कहता है। इशारा मिलते ही रॉकी वहां से चला जाता है और आदित्य अपनी चेयर से उठकर कांच से बनी दीवार के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने बीते लम्हे वापस आते हैं। आदि, प्रीत को अर्जुन की शादी के बारे में जानकारी मिल चुकी है और वह इसे रोकने की कोशिश ज़रूर करेगी। मैं आपको यह जिम्मेदारी देती हूँ कि प्रीत के कदम इस शादी में नहीं पड़नी चाहिए। अरुणी देवी आदित्य से कहती है। आदित्य अपनी दादी के कहे मुताबिक प्रीत की चाल को पलटने की तैयारी में लग जाता है। कुछ देर के बाद रॉकी आकर बोलता है, बॉस, वो लोग पीछे से हमले की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनते ही आदित्य अपने बॉडीगार्ड्स को अलर्ट कर देता है और पीछे के रास्ते पर चले जाता है। कुछ ही दूरी पर प्रीत के साथ उसके बॉडीगार्ड हमले पर उतर आते हैं। दोनों के बीच एक जंग सी छिड़ जाती है। बहुत देर की लड़ाई के बाद सब रुक जाते हैं। आदित्य के बॉडीगार्ड्स प्रीत के बॉडीगार्ड्स पर भारी पड़ जाते हैं। सब घायल हुए जमीन पर दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन प्रीत भी हार नहीं मानने वाली थी। वह अकेले ही आगे बढ़ने लगती है। यह देखकर आदित्य के बॉडीगार्ड प्रीत पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन प्रीत नहीं रुकती। उनमें से एक बॉडीगार्ड प्रीत पर शूट कर देता है, लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ हो, आदित्य उसे पकड़कर जमीन पर गिर जाता है। आदित्य के बॉडीगार्ड्स एकदम शॉक्ड में रह जाते हैं। प्रीत को बचाकर आदित्य ने सबको बहुत बड़ा झटका दिया था। यहाँ तक प्रीत को भी कुछ ऐसा ही झटका मिलती है। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य ने उसके दुश्मन होने के बावजूद उसे बचाया था। जिस बॉडीगार्ड ने गोली चलाई थी, उसके हाथ डर से कांपने लगते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गलती होती है तो यह गोली आदित्य को भी लग सकती थी। आदित्य प्रीत के गर्दन से एक नस को दबाकर वहीं ज़मीन पर बेहोश कर देता है। तभी एक अर्जुन का बॉडीगार्ड आकर आदित्य से चिल्लाते हुए कहता है, मंडप पर हमला हो गया है और बॉस को गोली भी लगी है। यह सुनते ही आदित्य हड़बड़ाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर मंडप साइड आ जाता है। फिर क्या हुआ ये तो आप सभी को पता होगा। एक हमले को रोकने की वजह से आदित्य ने दूसरे हमले पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उनमें से किसी को भी इस हमले के बारे में जानकारी नहीं थी।
आदित्य के सारे बॉडीगार्ड्स पिछले हिस्से पर आदित्य के साथ थे और शादी पर सारे बॉडीगार्ड्स अर्जुन के थे। अगर उस वक्त आदित्य को इस हमले के बारे में पता होता तो सिचुएशन कुछ और होती। अब हमला करने वाले का तो पता चल चुका था, लेकिन मकसद तो अब भी पता नहीं चला, क्योंकि आदित्य के हिसाब से तो वह लोग काव्या को लेने आए थे। लेकिन क्यों, इस बात की जानकारी उन्हें नहीं पता था। आखिर जो शिवांश से काव्या को क्यों लेकर जाना चाहता है, ये बात आदित्य को अब तक पता नहीं चल पाया। जो शिवांशी के बारे में कोई बता सकता था तो वह थी काव्या, लेकिन आदित्य काव्या को इस बारे में पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि अरुणी देवी ने यह सब पूछने से आदित्य को सख्त मना किया था, ताकि काव्या इस बात से ज़्यादा परेशान न हो जाए। आदित्य काफ़ी देर तक यह सोचते हुए घड़ी देखता है तो रात के 7 बज चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से होटल में पार्टी की तैयारी ज़ोरों शोरों से हुई थी। होटल के बाहर बहुत सारे कार एक साथ रुकती है। कार के रुकते ही एक बॉडीगार्ड बाहर आकर कार का दरवाज़ा खोलता है। उस कार से ब्लैक सूट पहना ध्रुव अपनी पर्सनालिटी को दिखाते हुए बाहर आता है। ध्रुव के उतरते ही बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उसे प्रोटेक्ट के लिए आगे आते हैं। ध्रुव अपने लंबे लंबे कदमों से होटल के अंदर चला जाता है और इसके साथ काली और कुछ बॉडीगार्ड्स भी होटल के अंदर एंटर होते हैं। ध्रुव कुछ बिजनेसमैन से बात करने लगता है। ऐसी पार्टियों में सभी हाई क्लास बिजनेसमैन को बुलाया जाता है। ध्रुव बात करने में बिजी ही था, तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और एक स्पॉट लाइट एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और बाहरी शरीर से दिखने में बहुत हॉट लग रही थी। उसे देखते ही वहाँ मौजूद सभी लोग उसे ललचाई नज़रों से देखने लगते हैं। इसके साथ ही और 4 लड़कियाँ डांस के लिए स्टेज पर उतरती है। डांस परफॉर्म शुरू हो जाती है। वहाँ सभी लोग शराब के थोड़े नशे में थे। उन डांसर गर्ल के साथ वह लोग भी डांस करने लगते हैं। पहली लड़की ध्रुव के पास आती है और अपने साथ डांस के लिए लेकर स्टेज पर चली जाती है। कुछ देर के बाद डांस खत्म हो जाती है। फिर वह लड़की ध्रुव को लेकर एक होटल रूम में चली जाती है। ध्रुव दरवाज़ा बंद करके जैसे ही लड़की की तरफ मुड़ता है, वह लड़की उस पर चाकू से हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले ही ध्रुव उसके हाथ को पकड़ लेता है और खींचकर पीछे से उसे पकड़ लेता है। उसके हाथ में पकड़ी चाकू को ध्रुव पकड़कर फेंक देता है और उसके गले में किस करते हुए कहता है, कोशिश अच्छी थी बेबी। इतना बोलते ही ध्रुव उस लड़की को अपने आगे करके उसका मास्क हटा देता है। ये लड़की और कोई नहीं, श्रेष्ठा थी। श्रेष्ठा नफरत से भरी नज़रों से ध्रुव को देखती है। ध्रुव उसके होठों को उंगलियों से सहलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था मेरी बेबी को मुझसे मिलने की इतनी जल्दी होगी। श्रेष्ठा गुस्से से कहती है, आज तो तू बच गया, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तू मुझसे बच नहीं पाएगा। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। इतना बोलते ही ध्रुव श्रेष्ठा के होठों पर अपनी होठ रखकर किस करने लगता है। श्रेष्ठा वैसी की वैसी खड़ी रहती है। वहीं ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को बहुत सॉफ्टली किस करने लगता है।